नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, जिसमें हम इसकी पूरी 4 क्लासें पूरी कर चुके हैं। 4 क्लासों में हमने लगभग 6 टाइप पढ़ लिए हैं एस जे यादव की बुक की। तो आज की जो पहली टाइप है, केवल हमारी 2 टाइप उसमें बची हुई हैं। तो आज की जो टाइप है वो पहली टाइप है हमारी आय और व्यय पर आधारित। आय और व्यय पर आधारित ये हमारी टाइप है। और इसके बाद एक टाइप और बचती है, वो है विविध क्वेश्चन की। तो आज इसको बिल्कुल खत्म ही करेंगे, जड़ से खत्म कर देंगे बिल्कुल। तो बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ले लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो आज का पहला क्वेश्चन है आय और व्यय से, वो है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 जो है वो है कि पी और क्यू की आय, पी और क्यू की आय का अनुपात, पी और क्यू की आय का अनुपात 4:7 है। 4:7 है तथा उनके व्यय 3:7 के अनुपात में है। तथा उनके व्यय 3:7 के अनुपात में है, यदि P 10,000 रुपए बचाता है और Q 7,000 रुपए बचाता है, यदि P 10,000 रुपए और Q 7,000 रुपए बचाता है तो P की आय क्या होगी? तो P की आय क्या होगी? P की आय हमसे पूछी है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे क्वेश्चन को। P और Q की आय का अनुपात दे रखा है 4:7 और उनके व्यय का अनुपात दे रखा है 3:7, ठीक है। P के बारे में बता रखा है कि P 10,000 रुपए बचाता है और Q हमारा 7,000 रुपए बचाता है, ठीक है। चलिए भी कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर होता है खर्चा यानी व्यय प्लस बचत। क्या होता है? ये होता है आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत, ठीक है। यानी अगर आय में से हम बचत को घटा दें तो क्या बचता है? खर्चा बच जाएगा। या आय में से हम किसको घटा दें? व्यय को घटा दें तो बचत बच जाएगी। बात समझ में आ गई? इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो दोनों तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूं। पहला तरीका तो ये हुआ कि मैं आय 4:7 के अनुपात में है, तो आय में 4x और 7x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 4x और 7x, ठीक है। अब क्या करेंगे? P यानी 1,000 को यहां से घटा देंगे, 10,000 को, और 7,000 को यहां से घटा देंगे। तो क्या हुआ? मैंने आय में से क्या घटा दिया? आय में से मैंने बचत घटा दी। आय में से मैंने बचत घटा दी तो किसका रेशियो बचेगा फिर? व्यय का। और व्यय का रेशियो कितना है? 3:7। कितना है? 3:7। तो अब इसको क्या करेंगे? तिरछी गुणा से सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 7 चौक 28x माइनस 70,000 हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा? 7 तिया 21x माइनस 7 तिया 21, ये हो जाएगा, ठीक है। 21,000 ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम? इसको तो इधर लेके आओ, कितना बचेगा? 28x में से 21x जाएंगे तो 7x बचेंगे, और 70,000 को उधर लेके जाओगे प्लस में हो जाएगा, तो 70,000 में से 21,000 जाएंगे, कितना बचेगा भाई? ये बच जाएगा हमारा 49,000। कितना बच जाएगा? 49,000। 7 से काटते 7 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 7,000। और जब x की वैल्यू 7,000 आ गई तो हमसे p की आय पूछी। हमने कितना माना था इसको? 4x। तो p की जो आय हो जाएगी वो 4 इंटू x की वैल्यू होगी कितनी? 7,000। तो 7 चौक 28,000 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका तो हमारे इस क्वेश्चन को करने का ये होता है। एक दूसरा तरीका रेशियो मेथड, जो मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं। दूसरा तरीका हमारा कौन सा है? रेशियो मेथड है। चलो उसको देख लेते हैं, उसको कैसे करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा तरीका बहुत बार मैं तुम्हें समझा चुका हूं इस क्वेश्चन में, पीछे इस टॉपिक में पीछे बता चुका हूं। कैसे? अगर मैं आय को देखूं तो आय है हमारी किस अनुपात में? 4:7 के अनुपात में। उसके बाद व्यय को देखूं
तो व्यय है हमारा 3:7 के अनुपात में। ये रेशियो यहां से यहां कब आया, जब इसकी बचत के बारे में देखते हैं। बचत है इसकी कितनी, 10,000 और इसकी 7,000, ये तभी तो हुआ है। तो यहाँ पे बताओ क्या करते थे हम, तिरछी गुणा वाला तरीका याद है, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 28 और 21 का अंतर कितना हो गया, 7, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा 10 में 7 की गुणा 70,000 और 3 में 7 की गुणा 21,000, तो यहाँ पे 70,000 और 21,000 का अंतर कितना हो जाएगा, 49,000। तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 की वैल्यू आ गई 49,000। तो 7 सत्ते 49, मतलब 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7,000। और जब 1 की वैल्यू 7,000 आ गई तो हमसे पूछेगा किसकी, पी की आई पूछिए, 4 की वैल्यू। तो पी की आई 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणा 7,000 बराबर 28,000। ठीक है, तो वही तरीका है, वही तरीका हमारा लग जाएगा फिर से। ये तरीके को मैं पीछे कई बार बता चुका हूं तुम्हें। ठीक है, आई होप तुम समझ गए हो। चलता हूं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन लेते हैं 123वां। और 123वां क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में पीछे तो मैं करा चुका हूं। 123वां जो क्वेश्चन है वो है x, y और z के वेतन का अनुपात। चलो लिख देता हूं 123वें क्वेश्चन को, क्या दे रखा है, x, y और z, इनके वेतन का जो अनुपात दे रखा है, इनके वेतन का अनुपात दे रखा है 15:3:8, ये दे रखा है। और आगे बता रखा है कि z को y से, z को y से 3960 रुपए अधिक मिलते हैं, 3960 रुपए अधिक मिलते हैं, ये बता रखा है। और हमसे पूछा है x का वेतन। हमसे क्या पूछा है, हमसे मेरे भैया पूछा है कि बताओ x का वेतन क्या होगा, x का वेतन पूछा है। ठीक है, चलो बताओ कैसे करेंगे भैया। कई बार ये सवाल आ गया रिपीट होके, z को y से ज्यादा मिल रहा है, तो z को हम यहाँ पे देखेंगे, z को यहाँ पर y से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3960। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 सत्ते 35, 4 बचेंगे, 5 नाम 45, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये होगी किसकी वैल्यू, ये हो गई हमारी ये होगी हमारी 1 की वैल्यू। अब उसने पूछा x, तो x की वैल्यू कितनी है, 15। ऐसा भी कर सकते थे कि जब 5 की वैल्यू इतनी है तो 15 की वैल्यू निकालने के लिए इसका सीधा 3 गुना कर देते, है ना, कर सकते थे ना। लेकिन अब हमने 1 की वैल्यू निकाल ली तो हम x का वेतन निकाल सकते हैं। 15 की वैल्यू कितना हो जाएगा, गुणा 15। अब गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, गुणा करने पर 15 अट्ठे 120 की 0, 12 बचेंगे, 15 निम्मा 135 और 12 147 का 7, 14 बचेंगे, और 15 सत्ते 105 और 14 105 और 14 119, तब हो जाएगा फिर हमारा क्वेश्चन का आंसर, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर चलते हैं आगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी है, एक बार चेक कर लेंगे। एक बार 5 से काट लेंगे, 5 सत्ते 35, 4 बचेंगे, 5 नाम 45, सॉरी 5 नाम 45, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 5 नाम 45, 1 बचेगा, इसमें मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेते हैं। 5 सत्ते 35, 4 बचेंगे, 5 नाम 45, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, इतना हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे थे, अब हम 15 की वैल्यू निकाल रहे थे x से, हो जाएगा 792 इंटू 50। ठीक है, 15 दूनी 30 की 0, 3 बचा, 15 निमा 135 और 3 138 का 8, 13 बचा, और फिर 15 सत्ते 105 और 13 105 और 13 कितने हो जाएंगे, 118, 105 और 13 कितने हो जाएंगे, 118। अब देखिए ना, अब क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, फिर 124वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है, क्वेश्चन नंबर 124 है हमारा P, Q और R, P, Q और R के आय की आय क्रम से, और R की आय क्रम से 5:4:3 के अनुपात में है,
के अनुपात में है तथा उनका व्यय 6:5:4 के अनुपात में है आगे बता रखा है यदि P 10,000 की आय में से 4,000 बचाता है, यदि P 10,000 की आय में से कितना 4,000 बचाता है तो पूछा है क्यों की बचत क्या होगी, क्योंकि हमसे बचत पूछी है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा भैया पूरे सवाल पर। इस पर P, Q और R इनकी आय के बारे में बता रखा है कि इनकी जो आय है वो 5:4:3 के अनुपात में है और इनका जो व्यय है वो 6:5:4 के अनुपात में है। इस तरीके से हमें ये बात दे रखी है, ठीक है। और किसके बारे में बता रखा है, हमें बता रखा है किसके बारे में भैया, P के बारे में हमें सारी बात बता रखी है कि P जो है 10,000 रुपए की आय में से 4,000 रुपए बचाता है, यानी आय उसकी 10,000 है। बात समझ रहे हो ना, आय 10,000 है यानी 5 की वैल्यू कितनी है 10,000 लिख सकते हो। 5 की वैल्यू 10,000 तो 2 की 1 की 2,000 तो 4 की कितनी हो जाएगी 8,000, ध्यान देना कितनी हो जाएगी 8,000 और 3 की कितनी हो जाएगी 6,000। तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। जब हमें ये पता लग गया कि भाई जो P की आय है वो 10,000 रुपए है, मतलब 5 की वैल्यू 10,000 है, 5 की वैल्यू 10,000 है, 1 की 2,000, 4 की 8,000 और 3 की 6,000 हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि P की जो आय है वो 10,000 है और P की जो बचत है वो कितनी है, बचत 4,000 है। तो इसका मतलब खर्चा कितना कर रहा होगा, व्यय कितना कर रहा होगा, वो व्यय कर रहा होगा 6,000 रुपए। व्यय कितना कर रहा होगा 6,000 रुपए, मतलब 6,000 6 की वैल्यू है, व्यय यहाँ पे कितना था P के लिए 6, तो 6,000 की वैल्यू मतलब 6 की वैल्यू 6,000 है। जब 6 की वैल्यू 6,000 है तो 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी 5,000 हो जाएगी और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4,000 हो जाएगी। बात समझ गए। तो हमसे पूछा है क्यों की बचत, हमसे क्या पूछा है क्यों की बचत। तो जब यहाँ से क्यों की बचत निकालेंगे तो हमें पता लग गया, सारा डेटा हमारे पास है। क्यों कितना कमा रहा है 8,000 और खर्च कितने कर रहा है 5,000, तो बचा कितना रहा होगा 3,000 रुपए। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत होगी भी नहीं। सीधा सीधा आय का अनुपात दे रखा है, फिर व्यय का अनुपात दे रखा है और P के बारे में सारा डेटा दे दिया कि वो 10,000 में से 4,000 बचाता है तो 6,000 खर्च करता होगा। 10,000 आय है मतलब 5 की वैल्यू 10,000 हो जाएगी, तो 1 की 2,000 हो जाएगी, 4 की 8,000, 3 की 6,000, ऐसा हम तीनों के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद जो 4,000 खर्च कर रहा बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा 6,000 रुपए, मतलब खर्चा उसका 6 की वैल्यू 6,000, 5 की वैल्यू 5,000 हो जाएगी, तो 4,000 की 4,000 हो जाएगी। अब क्यों के बारे में, क्यों 8,000 रुपए कमा रहा है, 5,000 खर्च कर रहा है तो 3,000 बचा रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ पढ़ते हैं। एक 125वां क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है, अगर सेम होगा तो मैं छोड़ दूंगा भी। अच्छा, सवाल है, सवाल ये है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च कर देता है और बाकी बचाता है, कुछ खर्च कर रहा है और बाकी बचा रहा है। ठीक है, उसके व्यय और बचत का अनुपात, उसके व्यय और बचत का अनुपात, व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है। कितना, 61:6 है। और उसकी मासिक आय जो है, उसकी जो आय बता दी है, उसकी मासिक आय जो है वो है कितनी 8,710 रुपए है। तो पूछा है कि मासिक बचत क्या होगी, क्या होगी, क्या पूछा है, बचत पूछा है। तो देखो ये तो बेहद आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, मुझे बताओ अगर कोई व्यक्ति 61 रुपए क्या खर्च कर रहा है और 6 रुपए बचा रहा है, तो यहाँ से आय कितनी बन जाएगी, उसकी आय यहाँ से बन जाएगी 67। जोड़ के ये तो बताया था आय बराबर व्यय प्लस बचत, अभी पीछे बताया था कितनी हो जाएगी 67 हो जाएगी। और वहां कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो 67 की वैल्यू होगी 8710।
ठीक है। 67 से भाग करेंगे तो 67 एकम 67, 67 एकम 67 यहाँ आ जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा, 201 हो गया। अब देखो 67 तिया कितने हो जाएंगे 201, 7 तिया 21 का 1, कितने बचे 2, और 6 तिया 18 और 2 20, तो कितनी बार कट गया 3 बार, और पीछे 1 0। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हमसे बचत पूछिए, बचत कितनी आ जाएगी, बचत थी हमारी 6 की वैल्यू आ जाएगी 130 गुणा 6 बराबर 13 छंग 78, मतलब 780 रुपए। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, यही से बिल्कुल खत्म सवाल था, बहुत ज्यादा खत्म। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 125 हमारा हो गया। 125 के बाद हम देख लेते हैं कौन सा हमारा सवाल करने योग्य है। 125 के बाद हम चलते हैं 126 पर। दे रखा है कि गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन का 4/9 है, यानी हरीश के और हरिशंकर के वेतन का अनुपात दे दिया। फिर श्रीश का वेतन हरिशंकर के वेतन का 5:6 है। तो क्या पूछा है, गिरीश और श्रीश की वेतन का अनुपात पूछा है। तो ये तो बेहद आसान है, कर सकते हो आप, आसानी से कर लोगे ना, पीछे बता चुका हूं। इसमें केवल क्या है, अनुपात बनाना है, कंबाइंड अनुपात। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। महेश और सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है। ठीक है, सुमित का वेतन पूछा, ये भी बच्चों वाला सवाल है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला 128 में देखते हैं। 128वां सवाल जो है वो अच्छा सवाल है, इसको मैं लिख लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। 128, तो 128वां जो सवाल है वो है हमारा, 3 श्रेणी के कर्मचारी, 3 श्रेणी के कर्मचारी ए, बी और सी, 3 श्रेणी कर्मचारी हैं ए, बी और सी। इनके बारे में क्या बताया हुआ है कि 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं। 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं, मजदूरी प्राप्त करते हैं, मजदूरी प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे दे रखा है, यदि वे क्रम से कितना कितना बता रखा है, 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं। यदि वे क्रम से 5%, 10% एवं 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं, वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं, तो दिया हुआ है उनके मजदूरियों का नया अनुपात क्या होगा, उनकी मजदूरियों का नया अनुपात क्या होगा, ये सवाल है और अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल कहेंगे इसको। ठीक है, कैसे देखो जरा, ए बी सी के बारे में हमें बता रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका जो आय का अनुपात है वो है हमारा 1:2:3। कितना है, 1:2:3 ये है। अब वेतन वृद्धि का मतलब हुआ कि इनको अपने वेतन में इतने की परसेंट की वृद्धि मिल गई, इनका वेतन इतना बढ़ जाता है। ठीक है, वेतन वृद्धि इसमें कितनी हो गई 5% की, इसमें हो गई 10% की और इसमें हो गई 15% की। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बाद हम सीधा इनका वेतन बना देंगे। चलिए, मैं हर बार ये बात बताता हूं, पीछे भी तुमने अगर मेरी वीडियोस देखा है तो मैं बता रहा हूंगा क्या, कि जब भी अनुपात पर इसका प्रतिशत का काम करना हो, अनुपात पे प्रतिशत का काम करना हो, तो हमेशा अनुपात को 100 से गुणा कर लो, मतलब 00 चिपका दो। ठीक है, तो इस 1, 2, 3 को हमने 100, 200 और 300 बना लिया। ठीक है, अब 100 पर अगर 5% की वृद्धि करनी है तो ये 105 हो जाएगा, सीधा सीधा, है ना। 100 पे 5% की वृद्धि, 5 की वृद्धि तो 105 हो जाएगा। उसके बाद 200 पर 10% की वृद्धि करनी है, तो 200 का जो 10% होगा मैं निकाल देता हूं, 200 का 10% कितना हो जाएगा 20। तो 20 की वृद्धि करनी है, 200 से 20 की वृद्धि 220 हो जाएगी। फिर 300 पर 15% की वृद्धि करनी है, तो 300 का 15% कितना हो जाएगा, 20 से 20, 15 3 45, कितना हो जाएगा 45। तो ये कितना हो जाएगा 345 हो जाएगा। तो ये आ गए तीनों के वेतन, ये आ गए। अब इनका अनुपात पूछा है तो अनुपात हम निकाल सकते हैं 5 से काट के। 5 से काटेंगे इसको 21 बार, इसको काटेंगे 5 से कितनी बार 44 बार,
और इसको 5 से काटिए कितनी बार, 5 29 और 5 9 45, तो 21:44 अनुपात कितना, 21:44:69 हमारे इनके नए वेतनों का अनुपात आ जाएगा और नई मजदूरियों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 129 का। चलिए 129वां सवाल ले लेते हैं हम। 129वां सवाल है, ए और बी की मासिक आय 3:4 के अनुपात में है, उनके मासिक व्यय 2:3 के अनुपात में, प्रत्येक 4000 रुपए प्रति माह बचाता है, तो बी की आय बतानी है। ठीक है, ये ऐसे सवाल है जैसा हमारा इस टाइप का पहला क्वेश्चन था। 129वां सवाल देखो जरा, ऐसे करेंगे। ए और बी की क्या बता रखी है, मासिक आय का अनुपात बता रखा है, कितना, मासिक आय का अनुपात बता रखा है 3:4। ठीक है, उसके बाद क्या रखा है, इनका मासिक व्यय, जो इनका व्यय है, इनका जो खर्चा है वो है हमारा 2:3 के अनुपात में। और बचा कितने रहे हैं, बचत कितनी कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं प्रत्येक 4000 रुपए की, तो 4000 रुपए ये बचा रहा होगा और 4000 रुपए ये बचा रहा होगा। और इतनी बात लिखते ही मेरे समझ में दोस्त एक ही बात आई, क्या कि 3 तिया 9 और 2 चौक 8, अंतर कितना आ गया, 1, यहां लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 चौक 12, 12000 और 2 चौक 8, 8000, तो 12000 और 8000 का अंतर कितना आ गया, 4000। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4000। और जब एक की वैल्यू 4000 आ गई तो हमसे पूछा क्या था, हमसे इसमें पूछा था तो बी की आय कितनी होगी, तो बी की आय कितनी है, 4, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 4000 बराबर 16000 रुपए। कितना आ जाएगा आंसर, 16000 रुपए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, अगर हम सीख जाएं तो कहां पर लगाना है कहां पर नहीं लगाना है। ठीक है, तो आसान है, बहुत आसान है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 129 तक हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा जो करने लायक है। 129 के बाद जब 130 पर चलते हैं, 130 में बता रखा है, ए और बी की मासिक आय 12000 और 8000 है, उनके मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में, यदि वे समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है। बहुत बढ़िया सवाल है, कैसा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे ये सवाल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं पहले। 130वां सवाल में कहा हुआ है कि ए और बी की मासिक आय क्रमशः 12000 और 8000 रुपए है। 12000 और 8000 रुपए है। उसके बाद आगे दिया हुआ है उनके मासिक व्यय का अनुपात, उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना है, 5:3 है, 5:3 है। ठीक है, आगे बता रखा है यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं, यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है, तो उनमें से प्रत्येक प्रति माह कितनी राशि बचाता है, ये हमारे सवाल में पूछा हुआ है। चलिए कर लेते हैं तो इस सवाल को। ए और बी की आय इस बार हमें डायरेक्टली दे दी 12000 और 8000, उनके जो व्यय हैं वो बता दिए 5000 और 13000 रुपए, और सॉरी 5:3 के अनुपात में। यदि वे प्रतिमाह समान राशि बचा रहे हैं, अब जो उनकी बचत है, ए और बी की बचत बिल्कुल क्या है, समान है, तो हम लिख सकते हैं ए की बचत
बराबर है बी की बचत के। ए की बचत बराबर है किसके? बी की बचत के। तो अब क्या करेंगे बताओ, चलिए जल्दी बताइए भैया। सोल्व करने का सीधा सीधा तरीका है, बचत कैसे निकालेंगे? अभी पीछे मैंने तुम बताया था आय बराबर व्यय प्लस बचत होता था, है ना। अगर बचत निकालनी है तो मुझे आय में से क्या घटाना पड़ेगा? व्यय को घटाना पड़ेगा। तो अगर ए की बात करें तो ए जो है 12,000 रुपए कमा रहा है, उसमें से उसकी बचत निकाल दें, उसकी बचत निकालनी है तो हमें उसके खर्चे को घटाना पड़ेगा। कितना? 5 है तो हम इसको सीधा 5 ना लिख के हम 5x लिख देंगे, ठीक है, बराबर। अब बी के बारे में देखो, बी कितने कमा रहा है? 8,000 रुपए कमा रहा है। मुझे क्या निकालना है? मुझे बचत निकालनी है, तो उसके कमाई में से उसका खर्चा घटा दो। कितना है? 3 को 3x लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो क्या करेंगे बताओ, 8,000 तो इधर आ जाएगा, कितना बचेगा? 4,000 घटा के, और ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -3x बराबर कितना बचा? 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू हमारी आ गई 2000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। जब x की वैल्यू 2000 आ गई और हमसे पूछा उनकी बचत कितनी है, तो मुझे बताओ जरा ध्यान से, अगर x 2000 रुपए है तो मुझे बताओ a का जो खर्चा हो जाएगा, a का व्यय कितना हो जाएगा? a का व्यय हो जाएगा 5 दूनी कितना? 5 दूनी 10, 10,000 रुपए। 2000 गुणा 5 है, 5 गुणा 2000 कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बचत की, तो बचत आ जाएगी इसकी कितनी? 12,000 में से 10,000 घटा दो, 12,000 में से 10,000 घटा दो, कितना बचा? 2,000 रुपए की बचत, ठीक है। और दोनों की समान है तो दोनों की ही कितनी होगी? 2-2 हजार रुपए ही होगी। भाई इसने कह दिया अपने आप कि दोनों की जो बचत है वो समान है, तो दोनों की 2-2 हजार ही होगी। अगर हम चाहते तो इधर से भी निकाल सकते थे, कैसे भाई? इसकी कमाई कितनी होगी? 8,000। अगर x की वैल्यू 2000 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000 हो जाएगी। तो 2000 में से 6,000 घटाएं फिर भी कितना आएगा? 2,000, क्योंकि दोनों की ही बचत क्या दे रखी थी? समान दे रखी थी। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2,000, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना, और भैया कोशिश क्या करो कि मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करो, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को क्या करो, ठीक है। जो तुमसे आता है उसको मेरे साथ साथ करो और कमेंट में जवाब दो जरूर अपना। और अगर तुमसे नहीं आता तो सीखो अच्छे से, ठीक है, सीखो और उसके बाद में प्रैक्टिस लगाओ अपनी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फिर हम। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया कौन सा? 130वां हमने कर लिया, तो 131वें क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी की आय का अनुपात, बी और सी की आय का अनुपात 2:3 है। मतलब दोनों के बारे में ये बता रखा है, दोनों के बारे में ही बता रखा है 131वें सवाल में कि ए और बी की आय का अनुपात तथा बी तथा सी की आय का अनुपात, बी और सी की आय का अनुपात, सी की आय का अनुपात कितना? 3:2 है, 3:2 है, ठीक है। आगे कहा है उसने कि यदि ए की आय का तिहाई भाग, यदि ए की आय का तिहाई भाग, यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से, सी की आय के चौथाई भाग से 1,000 रुपए अधिक है। कितना? 1,000 रुपए अधिक है, 1,000 रुपए अधिक है, तो बी की आय कितनी है? बी की आय हमसे पूछिए। अच्छा सवाल नहीं, ये भी अच्छा सवाल बन जाता है। यहां से क्या दे रखा है जरा ध्यान से सुनो। इसमें देखो समझने की दिक्कत है बस थोड़ी सी, अगर समझ गए तो सवाल हो गया। ए और बी की आय का अनुपात और बी और सी की आय का अनुपात दोनों ही क्या है? 3:2 है। मतलब ए और बी का भी 3:2 है और बी और सी का भी कितना है? 3:2 है। मतलब दोनों का ही 3:2 है, ऐसे हमने लिख लिया। तो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ? एबीसी का अनुपात बनाना, एबीसी का अनुपात बनाना बहुत बार सीख लिया हमने। 3 3 9, ए का हो गया, बी का 3 दूनी 6 हो गया और सी का 2 दूनी 4 हो गया। तो
तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए बी सी के आय का अनुपात आ गया, वो 9:6:4 आ गया। अब भैया ने आगे क्या कहा है, इसकी भी सुन लेते हैं। चलो, इसने कहा एक ही आय का तिहाई। एक ही आय कितनी है मेरे हिसाब से 9, एक ही आय 9 का तो तिहाई, ठीक है। और सी की आय का चौथाई, सी की कितनी है 4 का चौथाई कितना हुआ, इसका तो हुआ 3 और इसका हुआ 1। तो ए की आय का जो तिहाई है 3, सी की आय का जो चौथाई है 1 के भाग से कितना अधिक है, 1000 अधिक है। तो ये कितना अधिक है 2, कितना अधिक है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी दे दी सवाल में 1000। और जब 2 की वैल्यू 1000 दे दी तो हमसे बी का पूछा था, हमसे क्या पूछा था बी का। तो ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे कितनी 500, तो बी की जो आय हो जाएगी कितनी आई थी 6 की वैल्यू हो जाएगी 500 गुणा 6 बराबर 3000। कितना आ जाएगा 3000 रुपए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात समझ गए ना। देखो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, हमने क्या किया सीधा सीधा ए बी सी की आय का अनुपात निकाल लिया। अब जैसे कह रहा है आगे ए की आय का तिहाई 9 का तिहाई 3 हो जाएगा, फिर सी की आय का चौथाई मतलब 4 का चौथाई 1 हो जाएगा। तो 3 और 1, 3 जो है वो 1 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा, और सवाल में कितना बता रखा था ये 1000 ज्यादा है, 1000 अधिक है। तो 2 की वैल्यू 1000 होगी, 1 की वैल्यू 500 हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 500 हो गई तो हमसे पूछा है बी की आय, बी की आय हमारे पास कितनी आ गई 6, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 500 गुणा 6 बराबर 3000। समझ गए। चलते हैं आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 तक हमने कवर कर लिया है, उसके आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं करने योग्य है या नहीं। 132वां सवाल है, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। परिवार का व्यय दे रखा है, उसकी बचत पूछे। देखो ये क्वेश्चन करने का नहीं है बिल्कुल भी। आय और व्यय का अनुपात दे दिया 10:7, व्यय बता दी मतलब 7 की वैल्यू बता दी। अब पूछा है बचत, तो 10 अगर आय है और 7 व्यय है तो 3 बचत होगी, 3 की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये 15 15 45 4500 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। घर पे जाके खुद से कर लेना इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 133वां, ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 दे रखा है। आय का अनुपात 9:7 दे दिया, उनके व्यय का अनुपात 4:3 है और दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए बचाते हैं, तो प्रत्येक दोनों की साप्ताहिक आय का योग क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए इस क्वेश्चन को करा देता हूं। 133 को लिखूंगा नहीं, सीधा लिखूंगा। ए और बी की जो आय दे रखी है वो किस रेशो में दे रखी है, वो दे रखी है हमें 9:7 के अनुपात में, ठीक है। और जो व्यय बता रखे हैं, व्यय बता रखे हैं हमें 4:3 के अनुपात में, ठीक है। और बचत के बारे में नीचे बता रखा है कि बचत कितनी है, 200 रुपए दोनों ही बचा रहे हैं। तो 200 रुपए ये बचा रहा है और 200 रुपए ये बचा रहा है। तो बार बार यही चीज पे आके हम अटक जा रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 तिया 27 और 7 चौक 28, 27 और 28 का अंतर 1। यहाँ पे कितना होगा 600, 200 तिया 600 और 200 चौका 800। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 200, 1 की वैल्यू कितनी होगी 200। और जब 1 की वैल्यू 200 होगी तो हमसे पूछा है ए और बी की साप्ताहिक आय का योग, आय का योग दोनों को मिला के 9 और 7 16। तो ए और बी की आय का जो योग होगा वो होगा 9 और 7 16। 16 की वैल्यू हो जाएगी 16 गुणा 200 बराबर 3200। कितना हो जाएगा 3200 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इसमें कुछ भी नया नहीं था, सब कुछ पुराना था, बस ये पूछ रहा था योग। अभी तक हमसे किसी एक का पूछ रहा था ए या बी का, इस बार क्या पूछ रहा है योग, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए भी अगले क्वेश्चन पे हैं 134वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। और 134वां क्वेश्चन अब मैं नहीं कराऊंगा, सीधा है। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 दे रखा है, व्यय का अनुपात 1:2 दे रखा है और प्रत्येक की बचत 24,000 रुपए बता रखी है। ए की आय पूछिए, कर लेना उससे। उसके बाद अगला क्वेश्चन 135वां, ए और बी की मासिक आय 6:5 बता रखी है, मासिक व्यय 4:3 बता रखा है और प्रत्येक की बचत 400 रुपए बता रखी है। तो इसमें भी उनकी मासिक आय पूछी है, आप कर लोगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगली टाइप हमारी, नेक्स्ट टाइप हमारी आ जाती है विविध प्रश्नों की, ठीक है। उसमें कुछ विविध प्रश्न होंगे, इसमें क्या है कुछ विविध प्रश्न है जो हमसे पीछे छूट गए होंगे या इन टाइपों से अलग है, ठीक है। विविध प्रश्न, विविध प्रश्न
तो विविध प्रश्न का पहला जो क्वेश्चन है वो है 136वां। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है 136वां। वो है हमारा, एक मेले में प्रवेश टिकट के मूल्य में, लिख लेते हैं, एक मेले की प्रवेश टिकट, एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 9:13 के अनुपात में वृद्धि करने पर, के अनुपात में वृद्धि करने पर मेले में आने वाले लोगों की संख्या, मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:4 के अनुपात में कम हो गई। 7:4 के अनुपात में कम हो गई। ठीक है। उसके बाद में क्या रखा है, कुल संकलन किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगी। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगी। अच्छा सवाल है और ऐसा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। अब ये क्वेश्चन भी जो है वो एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट 2017 में आया है। ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है सीएचएसएल में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जो प्रवेश टिकट था वो प्रवेश टिकट में कितने की वृद्धि कर दी, टिकट में वृद्धि कर दी 9 से 13 की। मतलब पहले 9 रुपए का टिकट था, अब कितने का टिकट हो गया, 13 का। ये तो होगी टिकट में वृद्धि। अब है आने वाले लोगों की संख्या। जो लोगों की संख्या है, तो लोगों की संख्या में क्या हुआ, 7:4 के अनुपात में क्या हो गई, कमी होगी। यानी पहले 7 लोग आते थे तो अब 4 लोग आते हैं कुल। तो अब टोटल संकलन की बात हम कर लेते हैं, कुल संकलन की बात हम कर लेते हैं। यानी जो टोटल कलेक्शन होता है, संकलन मतलब कलेक्शन जो होता है, टोटल रुपया कितने मिल रहे हैं अंत में। ठीक है, उसकी हम बात करें तो देखो ध्यान समझना। पहले 9 रुपए का टिकट था तो 7 लोग आते थे। पहले 9 रुपए का टिकट था तो 7 लोग आते थे। तो 9 रुपए का टिकट लेते होंगे तो 9 सत्ते 63 रुपए यहाँ पे हमें मिलते होंगे। कितने रुपए, 63। अब हुआ क्या, उन्होंने अपना टिकट बढ़ा दिया, 13 रुपए का कर दिया। और 13 रुपए का टिकट करते ही 7 में से 3 लोग भाग गए। कितने रह गए, कुल 4 लोग रह गए। 3 लोग डर के भाग गए टिकट बढ़ने पर। ठीक है, तो अब 13 रुपए का टिकट है और 4 लोग आ रहे हैं, तो 13 चौका 52, क्या हो जाएगा, 52 रुपए का टोटल कलेक्शन हो जाएगा। तो 63 से 52 हो गया रेशियो। और जब 63 से 52 हो गया तो मुझे बताओ 63 से 52 कमी हुई या वृद्धि हुई। तो ये साफ साफ पता है क्या हुई, कमी। तो 63 से 62, 63 अनुपात 52 के अनुपात में कमी आई है। मतलब पहले 63 रुपए का कलेक्शन होता था, अब कितने हो रहा है, कुल 52 का। तो कमी आई है। तो ऑप्शन में देख लेना 63 अनुपात 52 के अनुपात में कमी किस ऑप्शन में होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 137वें क्वेश्चन पर। 137 का सवाल मिटा देते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन है 137वां। अब अगला 137वें सवाल को पढ़ के सुना देता हूं। मुझे लग रहा है सेम सा ही सवाल है बिल्कुल। ये कह रहा है कि एक मेले के प्रवेश टिकट मूल्य में 11:16 के अनुपात में वृद्धि हुई। जो टिकट था वो टिकट किस रेशियो में बढ़ा, वो 11:16 के अनुपात में बढ़ गया। यानी पहले 11 रुपए का टिकट था तो 16 का हो गया। अभी क्या ना, मेले में आने वाले लोगों की संख्या 19 अनुपात, लोगों की जो संख्या है, लोगों की संख्या वो 19:9 के अनुपात में कम हो गई। तो कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई, पूछ रहा है। कुल संकलन में जो टोटल कलेक्शन हुआ उसमें कितने अनुपात में कमी या वृद्धि हुई, कुल संकलन में। कैसे करेंगे, देखो भाई पहले 11 रुपए का टिकट था तो 19 लोग आते थे। मतलब कितने रुपए हो जाएंगे, 19 एकम 19 का 9,
बचे कितना, एक 19, एक हम 19 और एक 20, कितना हो गया 209 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर फिर टिकट बढ़ा दिया उन्होंने, 16 रुपए का टिकट कर दिया, और जब 16 रुपए का टिकट कर दिया तो केवल 9 लोग अब आ रहे हैं, 10 लोग भाग गए, तो 16 रुपए के 9 लोग टिकट लेंगे तो 16 निम्मा 144 रुपए बनेंगे। तो क्या अनुपात आ जाएगा, 209 अनुपात कितना, 209 अनुपात 144। कमी है वृद्धि, पहले 200 रुपए मतलब कमाई होती थी, अब 144 की कमाई हो रही है, तो इसका मतलब कमी आ गई। तो 209 अनुपात 144 के अनुपात में कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं 138वें क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब देखो 138 में भी सेम है और ये भी 2017 में ही पूछा गया है, तुम गुस्से कर लोगे। 139 को देख लेते हैं, ये भी दोनों मतलब तीनों क्वेश्चन जो है ये विविध के, ये 2017 में पूछे गए हैं भैया। 2017 CHSL में तीनों चारों क्वेश्चन जो थे विविध वाले ये पूछे गए हैं। 139 में मैं तुम्हारे लिए फिर से बता देता हूँ, 148 खुद से ही करोगे। एक मेले के प्रवेश टिकट में 3:7 के अनुपात में वृद्धि हुई, टिकट में 3:7 के अनुपात में वृद्धि हुई, और फिर बता रखा है कि लोगों के आने की संख्या जो है वो 16:13 के अनुपात में कमी आ गई इसमें। तो टोटल संकलन की बात कर लेते हैं, कुल कलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो कुल कलेक्शन जो होगा, कुल संकलन जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ। पहले 3 रुपए का टिकट था तो कितने लोग आते थे, 16 लोग, तो 16 थी 48 रुपए कमाई होती थी। फिर टिकट बढ़ा दिया, 7 रुपए कर दिया, अब कितने लोग आ रहे हैं, 13 लोग, तो 13 सत्ते 91, अब 91 कितना, 91 रुपए कलेक्शन हो रहा। तो अब क्या होगी, अब वृद्धि हो जाएगी, पहले 48 रुपए कमाई, अब 91 रुपए कमाई, तो क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हमने पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म कर दिया है। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो वो भी हमें भेज सकते हैं, वो भी हम कोई एक क्लास रखेंगे। ठीक है भाई, आज एक क्लास हम रखेंगे, ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद हम एक क्लास रखेंगे जो होगी डाउट क्लास, जो होगी डाउट क्लास। ठीक है, तो अगर किसी का कोई भी डाउट आता है रेशियो से, अगर किसी का कोई भी डाउट आता है रेशियो से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, तो हमें भेज सकता है वो डाउट, या तो कमेंट सेक्शन में लिख दे कुछ भी है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेगा। टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है मैथ्स डाउट बाई अरुण सागर सर, इतना लिखेगा और इतना लिखते ही हमारा ऊपर ही फोटो दिख जाएगा और इसको तुम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्या डाल देंगे, यहाँ पर अपने जो भी डाउट है वो डाल देंगे, और डाउट क्लास में अगर डाउट आते हैं अच्छे खासे, ठीक है, अगर देखो 10 क्वेश्चन भी डाउट के आ गए, अगर 10 क्वेश्चन भी डाउट के आ गए, तो हम क्या बनाएंगे, फिर इन क्वेश्चन पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चंस को व्हाट्सएप या मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सॉल्यूशन कराना छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है वो। 10 क्वेश्चन मैं किस किस को बार बार बताऊंगा। अगर 10 क्वेश्चन तक आते हैं तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे, अगर इससे कम या थोड़े बहुत ही क्वेश्चन रहते हैं तो उनको वहीं पर सेटिस्फाई कर दूंगा, वहीं पर उनका मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर ही। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, मैथ्स डाउट बाई अरुण सागर सर के नाम से है, ग्रुप है, चैनल दूसरा है, चैनल भी तुम्हें मिल ही जाएगा, अभी तुम ग्रुप ज्वाइन कर लो बस। ठीक है, तो डाउट भेज देना। बाकी हमारी तरफ से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा टॉपिक खत्म हो गया एसडी यादव की बुक से, जो हमने तुम्हें कराया था तुम्हारी डिमांड पर। अब तुम्हें ये भी बताना है कमेंट में कि अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे हम तुम्हारी कमेंट के आधार पर स्टार्ट करेंगे, और वो स्टार्ट होगा आज से फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम स्टार्ट करेंगे मंडे को। याद रखना, मंडे को 8 बजे नया टॉपिक, जो भी तुम्हारे कमेंट सेक्शन होंगे मैं उनको पढ़ लूंगा, और उसके आधार पर हम नया टॉपिक जो है मंडे को शाम को 8 बजे फिर से तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।